अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को कार्बोहाइड्रेट्स से। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि सारे के सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो कह रहे हैं उससे फेमिलियर हैं। क्यों? क्योंकि हम आमतौर पे जो डाइट अपनी यूज करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का एक मेजर कंपोनेंट है। कि जितने भी वेजिटेबल्स हम खाते हैं इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट एक मेजर कंपोनेंट है। ये जो हम रोटी खाते हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ये जो चावल हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि हम इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है। अब जो सीरियल्स होते हैं ना उनके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, जो मीट है उसके अंदर प्रोटीन होती है। लेकिन आमतौर पर जो मोस्टली वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स पे कंसिस्ट ऑफ करती हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट है। इनको लेना क्यों जरूरी है? यानी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ग्लूकोज की शक्ल में, और इनकी ब्रेकडाउन बहुत इजी है। फिर आगे उन्होंने उनका बेसिक आपको फॉर्मूला बताया है कि ये CH2O है। अब यही एन नंबर यानी ढेर सारी इसी से मिलकर चेन्स बनी हुई होती हैं, और उनके ऊपर ये मतलब उनमें ये रेशो होती है 1:2:1 वाली, कि एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और ये थ्री मेजर सब टाइप्स में इनको डिवाइड किया जाता है। मोनोसेकेराइड्स यानी जिनके अंदर एक ही सब यूनिट है, डाइसेकेराइड जो जिनके अंदर दो सब यूनिट, और पॉलीसेकेराइड जो मिलकर ढेर सारे बने हुए हैं। ठीक है। जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ना ये मोस्ट सिंपलर शुगर है। अब ये एक कार्बन पे भी एक कह रही हूँ 3 कार्बन वाले हैं, 4 कार्बन वाले हैं, 6 कार्बन वाले हैं। लेकिन इनके अंदर जो ये सिंपलेस्ट शुगर है, बेसिक यूनिट है, ये एक दूसरे से मिले नहीं हुए। ये कलरलेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये आमतौर पर प्लांट्स में और ऑल मतलब आप तो इसको प्रोड्यूस करते हैं, और ऑल लिविंग सेल्स जो है उनके पास ग्लूकोज है। उन्होंने आपको एग्जांपल दे दी है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ये मोस्ट कॉमन जो है वो आपके पास मोनोसेकेराइड्स है। जो आपने DNA के स्ट्रक्चर में और RNA के स्ट्रक्चर में राइबोज शुगर एक पड़ी थी, वो भी एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है। ये इसमें से ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, इन ये जो तीनों है ना इनका फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। बिल्कुल उसी तरह ये जो ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ था CH2O n पावर वाला, यानी उनके अंदर रेशो ये होती है कि एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो बिल्कुल इसी को इन्होंने फॉलो किया है कि इनके अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है। तो इनकी अरेंजमेंट की वजह से इनको ये एक दूसरे के आइसोटोप्स भी हैं। तो इनका फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो डिफरेंट एबिलिटी है ना वो भी मतलब टेस्ट वगैरह में और मतलब इस तरह से ये डिफरेंट होते हैं। अब जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज आप लोगों को है। आप लोग आमतौर पर चीनी को भी जब पानी में हल करते हैं तो वो फ्रुक्ट आपको जो मिलती है वो डाइसेकेराइड, उसकी भी जब ब्रेक डाउन होती है उससे ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज आमतौर पर एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह में डायरेक्टली भी डाला होता है, तो ये बहुत मीठा होता है, आपको डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करता है। डाइसेकेराइड क्या है? जब दो मोनोसेकेराइड आपस में मिल जाते हैं, जैसे कॉमन मैंने आपको एग्जांपल अभी दी थी सुक्रोज की। सुक्रोज डाइसेकेराइड है, उसके अंदर एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रुक्टोज होता है जो आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा डाइसेकेराइड्स क्या हैं? जब दो मोनोसेकेराइड एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं और एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो दो मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो उससे एक कोवलेंट बॉन्ड उनके दरमियान में बनता है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना इसकी वजह से ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो उसको सेकेराइड बॉन्ड भी कहा जाता है। और ये जो आपके पास शुगर बनी है ये डाइसेकेराइड है।
और इस तरह उन्होंने कहा है कि ढेर सारे मोनोसेकेराइड्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड चेन बनाते हैं। तो इसकी जो कॉमन एग्जांपल उन्होंने आपको बताई, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। लैक्टोज जो आपका जो दूध होता है उसके अंदर होती है। सुक्रोज मैंने आपको बताया कि जो कॉमन हम चीनी इस्तेमाल घर में करते हैं वो सुक्रोज है। और ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये जो हम रोटी चावल वगैरह खाते हैं, ये इसमें पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। वो स्टार्च है, ग्लाइकोजिन है, ग्लूकोज। अब ये जो ग्लाइकोजिन है ये एनिमल स्टार्च भी इसको कहते हैं। जब हम मीट वगैरह लेते हैं उसके अंदर प्रोटीन के साथ जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगी ये वो होगी। और सेलुलोज जो है ये प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसका मेजर कंपोनेंट होता है। और ये जो आप आमतौर पर फूड वगैरह के अंदर आपके गंदम चावल में स्टार्च होता है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ऊपर हमने बात की कि जो दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलके उन्होंने जो लिंकेज बनाया है, जो सेकेराइड बॉन्ड जिसको मैं कह रही थी, वो उसका नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी उसको कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? जब दो मोनोसेकेराइड आपस में मिले तो इस तरह से डाइसेकेराइड चेन बनी। अगर दो से ज्यादा मिले ओलिगोसेकेराइड बनी। और अगर ढेर सारे मिले तो वो पॉलीसेकेराइड बनी, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है जो कि कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन वाले बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट है उनका बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है, या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये होता क्या है? उन्होंने आपको फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा है कि दो ग्लूकोज आपके पास हैं। अब उनमें कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव हो जाएगा। अब इस पोजीशन से OH निकला, ये वाला H निकला, वाटर रिलीज हो गया। अब यहाँ पर दरमियान में इनका एक बॉन्ड बन गया, ये जो ऑक्सीजन है इसकी ये इन दोनों के दरमियान में शेयर हो गई। तो ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इनके ना कार्बन के नंबर होते हैं। तो वो जब हम नंबर को स्टार्ट करें तो ये वाला जो नंबर है, यहाँ से नंबर स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6, इसी तरह ये इन्होंने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, अगर आप लोगों को नजर आ रहे हो छोटे छोटे से लिखे हुए हैं। तो ये कार्बन नंबर 1 का इस कार्बन नंबर 4 के साथ ये बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज है दोनों में मिलकर माल्टोज बनाया, और एक पानी का मॉलिक्यूल जो है वो निकल गया है, ठीक है। उसके बाद है नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन लिपिड्स। क्या लिपिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है, विच फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग थिंग। लिपिड्स नॉन पोलर है। नॉन पोलर का क्या मतलब है? जो पानी के अंदर हल नहीं होते कंपाउंड। अभी आप लोगों के जहन में आना चाहिए कि कौन सी चीज कॉमन आपके घर में है जो पानी में हल नहीं होती। वो है ऑयल। ऑयल एक लिपिड की फॉर्म है। इसी तरह घी है, वो भी लिपिड है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो लिपिड्स होती हैं उनको। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? भी लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बेसिक फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये मेन पोलर जो हैं वो आपके पास पॉलीमर्स हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। Lipids include a diverse group of compounds that are largely non-polar in nature. This is because they are hydrocarbon and in mostly non-polar carbon-carbon और कार्बन-हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए इनको हाइड्रोफोबिक भी कहा जाता है, यानी वाटर फेयरिंग और इनसोल्यूबल। अब ये जो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप लोगों को ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा शायद याद आ रहा हो कि ये आपने स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ा था। बिल्कुल शुरू में बुक, आप लोगों की बुक के स्टार्ट में आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर बनी हुई होती है ना, इस तरह से। तो ये एक कॉमन लिपिड का उन्होंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, ये ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक उसका, ये इसका पोलर हेड है और ये उसकी नॉन पोलर टेल है, और ये आपस में इस तरह से मिली हुई होती हैं। तो आपके पास एक ये
स्ट्रक्चर पॉलीमर सा बन जाता है, तो आपकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो लिपिड बायलेयर होती है। तो लिपिड्स हैं क्या? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल ओनली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी ऑयल को आप ऑयल में डालेंगे तो वो इजीली हल हो जाएगा। इन ह्यूमन बॉडी दीज मॉलिक्यूल कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लिवर एंड आर फाउंड इन ऑयल, बटर, होल मिल्क, चीज, फ्राइड फूड एंड आल्सो इन सम रेड मीट। आप लोग देखते हैं ना, दूध को जब आप लोग बॉईल करते हैं और उसके बाद उसको आप कुछ देर पड़ा रहने दें तो मलाई ऊपर आने लग जाती है। तो वो क्यों ऊपर आती है? क्योंकि वो नॉन पोलर है, तो वो उससे सेपरेट होने लग जाती है। और उस मलाई को जब आप पानी में हल करेंगे तो वो उसमें हल नहीं होगी। ठीक है, जब आप फिर उसको बॉईल करें तो वो ऑयली सी आपको सब्सटेंस मिलने लग जाता है। तो दूध से मक्खन जो गांव वाले लोग हैं वो तो जानते होंगे कि किस तरह से उसको सेपरेट करते हैं। तो वो होल मिल्क के अंदर भी जो प्रेजेंट होते हैं, इनको कॉमन टर्म फैट यूज की जाती है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये ऑयली और ग्रीसी नॉन पोलर कंपाउंड है। और कहाँ पर स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू में। हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। ये एनर्जी रिच होते हैं लेकिन ये इंस्टेंट सोर्स नहीं होते। नहीं, जो आपकी बॉडी है वो प्रेफर करती है कि अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है ना, तो वो सबसे पहले उनको लेगी और उनसे बनाएगी ग्लूकोज। लिपिड्स को वो स्टोर कर लेती है, लिपिड को वो तब यूज करती है जब एक्स्ट्रा बॉडी को जरूरत होती है। इसीलिए कई जो आप लोग मोटे होते हैं उनको कहा जाता है कि आप ऑयली चीजें कम खाया करें, क्योंकि इसमें फैट्स हैं और वो डायरेक्टली एनर्जी के लिए यूज नहीं होते और बॉडी उनको स्टोर कर लेती है। लेकिन जब स्टारवेशन होती है, बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है या उस वक्त यूज होता है, तो उस वक्त लिपिड जो है वो एज एनर्जी प्रोडक्शन भी यूज होते हैं। Lipids are significant in biological system as they form the mechanical barrier dividing the cell from external environment known as the cell membrane। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली लिपिड से बनी हुई होती है और वो किस तरह से सेल को प्रोटेक्ट करती है। और बहुत से जो हॉर्मोन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो उनका ये मेजर पार्ट है। और उसके आगे एग्जांपल उन्होंने आपको दे दी, फैट, ऑयल, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड। आगे एग्जांपल दी है वैक्सीज। वैक्सीज जो हैं आमतौर पर फीदर्स ऑफ सम एक्वेटिक बर्ड एंड लीफ सरफेस ऑफ प्लांट के ऊपर ये आती हैं। ये प्रिवेंट करती हैं वाटर फ्रॉम स्टिकिंग टू और ऑन टू द सरफेस। दिस इज व्हाई वाटर बीट्स अप ऑन द लीव्स ऑफ मेनी प्लांट एंड बर्ड्स डोंट गेट सोक थ्रू व्हेन इट्स रेन। ठीक है, यानी आप लोगों ने देखा होगा ना, जब उसके ऊपर क्यूटिकल के ऊपर वो मतलब पानी के जो कतरे हैं वो उसके ऊपर आते हैं, वो उसके अंदर नहीं बिल्कुल जा पाते क्योंकि लिपिड ने उसके ऊपर एक सरफेस बनाई होती है, वो उसकी वो हिफाजत कर रही होती है। इसी तरह स्टेरॉइड्स हैं, ये उनकी अदर क्लास है और इनकी फोर रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली इनको आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है। तो इसलिए मैं इसको आगे से स्किप कर रही हूँ, ये आप लोग खुद देखेंगे। ये मेजर इनकी। अब हम आगे देखेंगे कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं और मतलब फैटी एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। फैटी एसिड्स सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मेजर डिफरेंस क्या है? तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इनका मेजर डिफरेंस है। और इनकी प्रॉपर्टीज हैं कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो आमतौर पर सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और एनिमल फैट्स विद स्टीयरिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड इन मीट, ये जो है ना सारे उनकी कॉमन एग्जांपल हैं। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? आमतौर पर लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और जो कॉमन ऑयल वगैरह हैं वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो प्लांट वाले ही आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इनको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करके इंडस्ट्री में जो कॉमन घी आप लोग यूज करते हैं वो बनाया जाता है। आगे ये इन डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है। सैचुरेटेड हम बहुत कम इनटेक करते हैं, अनसैचुरेटेड हम थोड़े से ज्यादा इनटेक कर सकते हैं। उनका 10% से ज्यादा आपने ले ही लेना। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आप
आप 30% तक ले सकते हैं। जब हम सेचुरेटेड फैटी एसिड्स को ज्यादा लेंगे तो हार्ट डिजीजेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। और ये जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है ये कंजम्पशन के लिए गुड है, लेकिन अगर हम बहुत इस्तेमाल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो सकता है। इसलिए ऑयल ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो घी है वो हार्ट डिजीज की तरफ ज्यादा जाता है। और ये आमतौर पर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन से मिला बना होता है, और इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये जो है वो जल्दी खराब नहीं होता। जो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वो जल्दी खराब हो जाता है। और ये आगे उसकी एग्जांपल बताई है, मिल्क, बटर, चीज वगैरह, और ये आपके पास फिश ऑयल, मीट, सारा कुछ। और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तभी तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेज में होता है। ये आगे फिगर से भी उन्होंने आपको एक डिफरेंस बताया कि यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इस तरह से ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।